गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 12 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिखाई देगा। उसमें से आप डेली करंट अफेयर की जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइए शुरू करिए। सबसे पहला क्वेश्चन 12 सितंबर के करंट अफेयर का देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 हाल ही में प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, है ना। वहां पर 2020 के नाइटिंगेल अवार्ड पूछे गए थे कि किसको मिला, इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। 2024 में पहले तो ये समझिए कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिए जाते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में नर्स को नॉर्मली ये अवार्ड दिए जाते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक है, 2024 में हाल ही में ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए सबसे पहली बार इन अवार्ड की जो शुरुआत है वो की गई थी 1973 में। 1973 में पहली बार इन अवार्ड्स को शुरू किया गया था। पूरी डिटेल देखेंगे और किसको मिला इसकी भी बात करेंगे। 11 सितंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस में नर्सेस को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 प्रदान किए। टोटल 15 नर्सेस को यह अवार्ड दिए गए हैं, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। कितने? 15। पहली चीज तो यह नोट कीजिएगा कि नाइटिंगेल अवार्ड 2024 में कितने नर्सेस को दिए गए या कितने लोगों को दिए गए? तो 15। कौन कौन? तो देखिए नाम देखेंगे, ध्यान से सुनना। कैटेगरी यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी है, दोनों ANM कैटेगरी और इसके अलावा लेडी हेल्थ विजिटर कैटेगरी, और एक और है जो नॉर्मली नर्स की कैटेगरी है। ठीक है, देखिए होते सभी मेडिकल से रिलेटेड लोग ही हैं, ज्यादातर नर्सेस का काम करते हैं या उसी तरीके का कोई काम करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए, शीला मंडल अंडमान निकोबार से ये बिलोंग करती है। इकेन लोलेन ये बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से। विजया कोमरी वी, मिसेस विजया कोमरी वी पौंडीचेरी से बिलोंग करती है। मिसेस जानुका पांडे सिक्किम से बिलोंग करती है। आनंदिता प्रमाणिक की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल से है। मिसेस ब्रह्मचारी मायूम अमुसाना देवी मणिपुर से है, तो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य वहां से है, इसलिए नाम थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। मेजर जनरल इग्नोटियस डेलोस फ्लोरा दिल्ली से। मिसिस प्रेम रोज सूरी दिल्ली से है। डॉक्टर तबसुम इरशाद हांडू जम्मू कश्मीर से। डॉक्टर नागराजय्या कर्नाटका से। सुश्री शमशाद बेगम अट्टालाड़ा लक्षद्वीप से है। आशा वामनराव बावने महाराष्ट्र से। एच मनकिमी मिजोरम से। मिसेस संजुक्ता सेठी ओडिशा से। और राधे लाल शर्मा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये 15 लोग हैं जिन्हें नेशनल नाइटिंगेल अवार्ड नॉर्मली दिया गया, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मेडिकल के क्षेत्र में या फिर नर्सेस को दिया जाने वाला अवार्ड है। शुरुआत की गई थी 1973 में। देता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना, इनके द्वारा नर्सों को उनकी सेवा के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देती है और लास्ट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह प्रदान किए जाते। देखिए 15 लोगों के नाम जो नर्सेज है उनके मैंने आपको बता दिए हैं। पीडीएफ जब मिले तो एक बार देख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 50,000 रुपए, 50,000, और एक सर्टिफिकेट और एक मेडल नॉर्मली दिया जाता है। अवार्ड कौन सा? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। डन।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है हमारे डेली करंट अफेयर के 1000 सेशन पूरे हो चुके हैं। तारक मेहता के बाद अगला रिकॉर्ड हम बनाएंगे। तो 1000 डेली करंट अफेयर हमारे जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। 1000 वीडियो डेली करंट अफेयर के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन के तौर पर आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन में सभी कोर्सेज पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। बिना किसी कूपन कोड के आप उस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ओके, सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स, ये जो आप देख पा रहे हैं, इनमें से कोई भी एक सिंगल कोर्स आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिविल सर्विसेज के लिए है। इसके अलावा वनडे एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इनमें से कोई एक फाउंडेशन कोर्स काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल जाएगा, 129 रुपीज में। वनडे एग्जाम के लिए आप किसी एक कोर्स को पर्टिकुलर ज्वाइन कर सकते हैं इस चार्ज में। ओके, 129 रुपीज में। इसके अलावा जो हमारे अदर बड़े कोर्सेज है उन पर भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप एक बार विजिट कीजिए। आप निराश नहीं होंगे। बहुत अच्छी चीजें, आपके काम की स्टडी मटेरियल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां सत्र आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है जानते हैं? फिलेमोन यांग। कैमरून के फॉर्मर पीएम है फिलेमोन यांग। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सम्मेलन के दौरान नॉर्मली ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन हो रहा है वहां पर नॉर्मली क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे वर्ल्ड में देशों के मध्य में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जांपल इजराइल फिलिस्तीन, यूक्रेन रशिया, ऐसे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो मंदी आई है पूरे वर्ल्ड में, और ऐसे जो अलग अलग ग्लोबल चैलेंजेस है उससे निपटने के लिए इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में 79वां सेशन है और अध्यक्षता कौन कर रहा है? कैमरून के फिलेमोन यांग। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में आपने नॉर्मली कभी ना कभी सुना होगा। यूनाइटेड नेशन के 6 जो ऑर्गन होते हैं ना, उसमें से एक होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। काम क्या है? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट को इंकरेज करना और जो ह्यूमन राइट है उनकी सेफ्टी के लिए काम करना। यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्य उद्देश्य है। पूरे वर्ल्ड को साथ लेकर चलना, इन शॉर्ट इसका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली अध्यक्ष बनने वाली जो महिला थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। 62वें सत्र की अध्यक्षता की है विजया लक्ष्मी पंडित ने। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। और जो 78वां सत्र हुआ था लास्ट ईयर, उसकी अध्यक्षता की थी त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस ने। और अब 79वें सत्र की अध्यक्षता कैमरून के हैं। कौन? यह है फिलेमोन यांग। तो सभी को याद रखो, बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आइए। नौसैनिक अभ्यास ओशियन किस देश का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है? तो ओशियन, देखिए एक अपन बोलते हैं ना रशियन युद्धपोत के लिए, रशियन युद्धपोत है, तो इसी तरीके से रशियन और ओशियन ये वर्ड आपको मैच दिखेगा। तो ये रशिया की एक नेवल एक्सरसाइज से, याद रखना, ओशियन के नाम से कंडक्ट कराई जाती है। रशिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज अभी सुर्खियों में क्यों है? तो रशिया ने अपने सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज ओशियन 2024 की हाल ही में शुरुआत की है। यह जो अभ्यास है नॉर्मली देखिए पैसिफिक ओशियन में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिक ओशियन में, मेडिटेरियन सी में, कैस्पियन सी में, बाल्टिक सी, अलग अलग जगह पर ऑल ओवर इसका आयोजन किया जा रहा है रशिया के एरिया के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में।
ठीक है, इस नेवल एक्सरसाइज में 400 से ज्यादा, है ना, जो युद्धपोत है, सबमरीन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और 120 से अधिक विमान और 90,000 से ज्यादा नौसैनिक यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ओशियन किस देश का सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है? रशिया की है। कहां की है? रशिया की। चीन ने भी इसमें भाग लिया है, और पुतिन ने, जो कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के वर्तमान में हेड हैं, उन्होंने 15 अन्य देशों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहां पर आमंत्रित भी किया है। तो ओशियन नेवल एक्सरसाइज से रशिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज के रूप में देखी जाती है, और इसे कहीं ना कहीं नाटो का प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि नाटो आपको पता है रशिया के खिलाफ काम करता है। नाटो बना ही एक्चुअल में सोवियत संघ के खिलाफ ही है। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं अपना दम दिखाना रशिया के द्वारा, किसको? नाटो को, है ना। चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है? तो मालपे और मुल्की ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत, पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत। एक है मालपे और एक है मुल्की। हाल ही में इंडियन नेवी ने इन दोनों को ही लॉन्च किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत है, एक का नाम है मालपे और एक का नाम है मुल्की। इन दोनों का ही निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए, शिप के निर्माण में जो भी चीजें, प्रोडक्ट यूज किए गए, 80% इंडिया मेड इन इंडिया। मतलब हमने स्वदेशी सामग्रियों के साथ, स्वदेशी प्रोडक्ट के साथ इन जो वॉरफेयर है, जो पोत है, उनका निर्माण किया है। ठीक है, शिप में हल्के वजन वाले टॉर्पीडो का यूज किया गया है ना, एक तरीके का मिसाइल जैसा रहता है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। इसके अलावा क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है, रिमोट कंट्रोल गन से यह लैस है। इसके अलावा सोनार सिस्टम का यूज किया जा सकता है किसी भी पनडुब्बी को डिटेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में जो स्वदेशी रूप से निर्मित सोनार सिस्टम है ना, उसको फिट करने के लिए ही से डिजाइन किया गया है दोनों युद्धपोतों को। ठीक है, देखिए, कोचिन शिपयार्ड जो है वो माहे वर्ग, एक कैटेगरी है युद्धपोत के निर्माण की। माहे वर्ग जिसे नाम दिया गया, उसके 8 युद्धपोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड को करना है। 3 तो पहले इंडियन नेवी को सौंपे जा चुके थे, अब चौथा सौंपा गया है मालपे और मुल्की। ठीक है, तो ये 5 हो गए। पहला कौन था? पहला खुद माहे था, माहे कैटेगरी का। सेकेंड मालवन, तीसरा मैंगरोल, और चौथा मालपी अभी और मुल्की। ठीक है, तो ये 5 युद्धपोत कोचिन शिपयार्ड ने बनाए हैं, जो कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किए गए, है ना। तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, इसे याद रखिएगा, मालपे और मुल्की। आगे आ जाएं। नीति थिंक टैंक, नीति आयोग की तर्ज पर ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? तो नीति थिंक टैंक के बारे में जानते हैं, नाम सुना होगा, है ना। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 2015 में से नीति आयोग कर दिया गया। एक भारत सरकार का थिंक टैंक है, भारत सरकार को योजनाएं बनाने में मदद करता है, सिफारिशें देता है। इसी तरीके की थिंक टैंक के तर्ज पर ग्रिट नाम का एक थिंक टैंक बनाया है हाल ही में गुजरात राज्य ने। आंसर भी, गुजरात ने बनाया है ग्रिट नाम का एक थिंक टैंक। नीति आयोग की तर्ज पर यह काम करने वाला है, मतलब अब गुजरात में योजनाएं बनाने के लिए ग्रिट काम करने वाला है। ठीक है, स्पेशली गुजरात में। गुजरात में जो भी स्कीम बनेगी, जो भी योजना बनेगी, उनके लिए सिफारिशें ये राज्य सरकार को सौंपेगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नीति आयोग से मिलती जुलती आपको दिखाई देगी, क्योंकि ग्रिड के अध्यक्ष पता है कौन होंगे? राज्य के सीएम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, उसका अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। तो ये राज्य में बनाए तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सीएम, वहां पर जो भी होंगे। ठीक है, तो ग्रिड के चेयरमैन होंगे सीएम, और फाइनेंस मिनिस्टर इसके डिप्टी चेयरमैन होंगे ग्रिड के। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री ग्रिड के मेंबर होंगे, मेंबर सदस्य में शामिल होंगे। ठीक है, 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ग्रिड के रोज के कामों की देखरेख करेगी। तो इस तरीके से नीति आयोग की तर्ज पर ग्रिड को बनाया है
एक थिंक टैंक है, गुजरात राज्य सरकार ने इसका निर्माण किया है और हाल ही में इसकी शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की शुरुआत की। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को हमने कल के सेशन में आई थिंक बात किया था। अब इसी का एक सब पार्ट के रूप में, सब स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया? तो 6000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए किया है। नाम से समझ में आ जाएगा, जो मत्स्य पालक हैं, है ना, जो मत्स्य उद्योग है, उनका विकास करना, फाइनेंशियली उनको हेल्प करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। 11 सितंबर को यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायती राज राजीव रंजन सिंह, ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना के रूप में से लॉन्च किया गया और 2024-25 के लिए 6000 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है। उद्देश्य क्या है? मत्स्य मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, ठीक है, क्वालिटी में सुधार करना, भारत से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जो फिश प्रोडक्शन है उसके बाद होने वाले जो लॉसेस हैं उसको कम करना किसानों के लिए, जो भी मत्स्य पालक है उनके लिए। तो ऑल ओवर देखिए तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, उसके उद्योग में लगे हुए जितने भी लोग हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनका विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना कौन सी है? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, और इसके पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई जा चुकी थी। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर को 4 साल पूरे हुए, हमने बात की थी। अब इसी के तहत एक सब स्कीम लाई गई है जिसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो जो मत्स्य पालक हैं, है ना, इसकी कृषि करने वाले जो किसान हैं, उनके सोशल और इकोनॉमिकली उनको मजबूत करना, स्ट्रांग करना और भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना, जो समुद्र पर आधारित इकोनॉमी होती है उससे। तो यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत एक सब स्कीम को 4 साल पूरे होने पर लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके लिए बजट में प्रावधान 6000 करोड़ रुपए का किया गया है। मतलब कितना पैसा आवंटित किया गया, कितना बजट का प्रावधान किया गया, तो 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, अशोक राज सिडगेल को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? अशोक राज सिगडेल है ना, नए सेना प्रमुख, ठीक है, आर्मी चीफ बने हैं नेपाल में। पड़ोसी देश है तो हमको इनके बारे में याद रखना चाहिए। अशोक राज सिगडेल नए आर्मी चीफ बने हैं नेपाल में। ठीक है, नेपाल के 45वें सेना प्रमुख है और इनको सेना प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई है नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने। ठीक है, नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, वो कहां पर है? नेपाल में, है ना। काठमांडू कैपिटल है नॉर्मली, और केपी शर्मा ओली यहां के पीएम के पद पर है। ओके, 45 सेना प्रमुख नेपाल के कौन बने? अशोक राज सिंगडेल। चर्चा में रहा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई? तो चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नॉर्मली किसानों के आर्थिक उत्थान से संबंधित योजना है। इसे लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 12 सितंबर 2019 में। मतलब 12 सितंबर को इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 साल पूरे हुए हैं 12 सितंबर को 2024 में। 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जितने भी लैंड होल्डर्स हैं किसान में, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो सीमांत किसान हो, ठीक है,
तो उन सभी के लिए नॉर्मली फाइनेंशियली सोशली रूप से उनको स्ट्रांग करना, सोशल सिक्योरिटी किसानों को प्रदान करना, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे वो सीमांत किसान हो। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है जानते हैं। सीमांत किसान वो जिनके पास नॉर्मली भूमि कम होती है, जैसे 1 हेक्टेयर से कम की जिसके पास भूमि है उन्हें मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान कहा जाता है। और जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर जितनी जगह होती है खेती के लिए वो स्मॉल फार्मर है। तो भारत में जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का। हाल ही में इसके 5 साल पूरे हुए हैं। अगस्त 2024 तक इस प्लान से टोटल 23,38,000 फार्मर जुड़ चुके हैं पूरे भारत में। और इस प्लान के तहत बिहार में सबसे अधिक 3.4 लाख किसान जुड़े हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं। और उसके बाद झारखंड आता है जहां पर 2.5 लाख किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, लाभ कैसे दिया जाएगा? तो इस प्लान के तहत जो भी रजिस्टर्ड किसान है, योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके तहत जो भी सीमांत और छोटे किसान हैं जो भी रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हें 60 साल की उम्र के बाद मिनिमम 3,000 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिवार को 1,500 रुपए मंथली पेंशन दी जाएगी। तो यह मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का, जिसके हाल ही में 2024 में 5 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, सितंबर 2024 में भारत और यूएई के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में कितने समझौते हुए? तो भारत और यूएई के मध्य में ऊर्जा क्षेत्र में 2024 में 4 समझौते हुए हैं दोनों देशों के मध्य में, एनर्जी को लेकर भारत और यूएई के मध्य में। देखिए, जो यूएई के प्रिंस है, क्राउन प्रिंस अल नहयान, ये भारत यात्रा पर थे सितंबर 2024 में। हाल ही में 4 एनर्जी को लेकर दोनों देशों के मध्य में समझौते हुए हैं। पहला, अबू धाबी नेचुरल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल के बीच में लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है, पहला। सेकेंड, अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 एग्रीमेंट क्या है? भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कच्चा तेल अबू धाबी से इंडिया तक आ पाएगा, इसके लिए प्रोसेस को और सरल बनाया गया है। तो ये 2 एग्रीमेंट हो गए। तीसरा, अबू धाबी का जो नेचुरल ऑयल कंपनी है और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इनके बीच में एक समझौता हुआ है कि इंडिया में कच्चे तेल के भंडारण और जो मौजूदा समझौता है उसको फिर से रिन्यू करना, तीसरा। और एक एग्रीमेंट हुआ है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेकर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में न्यूक्लियर एनर्जी के विकास के लिए हम अपनी जो न्यूक्लियर क्षमता है उसको डेवलप करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के विकास के लिए मतलब फेयर यूज किया जाए, तो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, यह चौथा एग्रीमेंट है भारत और यूएई के मध्य में। तो 4 एग्रीमेंट हुए हैं भारत और यूएई के मध्य में एनर्जी को लेकर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से आ चुका है। हालांकि ये स्टेट पीएससी के एग्जाम में आया था एमपी में, तो ऐसा ओडिशा से भी पूछा जा सकता है ओडिशा की एग्जाम में, और नेशनल लेवल पर जो केंद्र की एग्जाम होती है वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान योजना लॉन्च की है, जिसके तहत किसानों को नॉर्मली हाल ही में यह अनाउंस किया गया है कि एक पर्टिकुलर राशि दी जाएगी। ठीक है, और यह राशि होगी नॉर्मली 4,000 रुपए की। देखिए, ऐसे किसान जो भी एलिजिबल फार्मर है देश में, ओडिशा में, ऐसे किसानों को 4,000 रुपए दिए जाएंगे जिनके पास खुद की भूमि है कृषि के लिए। लेकिन ऐसे फार्मर जो कि जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उनको 12,500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाने वाले। तो यहां पर देखिए कुछ मेंशन नहीं किया गया था
कि किस किसान को दिए जाने वाले, केवल इतना मेंशन किया गया है कि भाई किसानों को कितनी राशि दी जाएगी। अब 12,500 का कोई जिक्र नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाता है 4,000। ठीक है, इसीलिए हमने आंसर बाद में लिया है। यहां पर आंसर राइट क्या है, 4,000 रुपए। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने सीएम किसान स्कीम की राज्य में हाल ही में घोषणा की है, शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी। ऐसे किसान जिनके पास खुद की खेती की जमीन है, उनको हर साल 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें 12,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि ओडिशा में सीएम किसान स्कीम के तहत ये जो राशि है, ये अलग है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, इससे अलग है, ध्यान रखना। मतलब अगर कोई परिवार यहां रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो वहां रजिस्ट्रेशन करा के वो राशि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि उन किसानों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत फाइनेंशियल हेल्प प्रदान नहीं की गई है। तो दोनों को याद रखिएगा, ये अलग है, तब दी जाएगी ओडिशा में जब नेशनल लेवल की इस स्कीम में कोई किसान रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी समझ लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया था। देश के जो सीमांत और छोटे किसान हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है किसानों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साल में 3 बार दिए जाते हैं पैसे, 2-2 हजार रुपए करके 4-4 महीने। तो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ओके, तो यहां पर हमने 12 सितंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब हम लास्ट सेशन के करंट अफेयर का यहां पर रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या है? तो आंसर क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना? तो यह है नेपाल। चर्चा में रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसे शुरू किया गया था कब? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी हमने इसकी बात की थी, 4 साल पूरे हुए हैं सितंबर 2020 में। ठीक है, आगे आ जाएं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? होम मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए। कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की गई। निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 की लिस्ट में शामिल है? अश्विनी वैष्णव। चर्चा में रहा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में देखने को मिलता है। अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। और लास्ट क्वेश्चन, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण इंडिया को हराकर सीरिया ने अपने नाम किया है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे। अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। 2 क्वेश्चन थे। पॉल कागामे ने किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की? तो पॉल कागामे रवांडा के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। यह मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस रही है गोदावरी दत्त, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो हमने आंसर ले लिए। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए। 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है? चर्चा में रहा एम्पिल तूफान किस ओशियन में आया था? और हाल ही में किस देश का सेल्विच वॉल्केनो में विस्फोट हुआ? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।